नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो दुनिया भर में हेडलाइंस में शुमार हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात होगी आज उस खबर की जिससे जानने के बाद शायद आप चौंक जाएं। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो मुल्क दुनिया भर में आग लगा रहा था आज उसी की दहलीज पर बर्बादी अपनी कहानी लिख रही है। तो क्या ईरान अमेरिका में दाखिल हो चुका है? क्या ईरान प्रायोजित हमले अमेरिका के अंदर हो रहे हैं? पिछले कुछ दिनों के आंकड़े को जब हमने उठाकर देखा तो हमें एक एक्सक्लूसिव स्टोरी मिली जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी अमेरिका के अंदर हो रहे ताबड़तोड़ हमले की, कहानी अमेरिका के अंदर एक के बाद एक अटैक की, और क्या इस अटैक के पीछे ईरान है। मिडल ईस्ट की जंग में कूदने वाले महाबली के घर में ऐसा हाहाकार मचा है कि ग्रेट बनाने का दावा करने वाले हुक्मरान की कुर्सी डोल रही है। जंग के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी, लेकिन दुश्मन की तकनीक और उसके हिमायती अमेरिका के अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं। आयोवा से लेकर टेक्सास तक खून खराबे और गोलियों की ऐसी गूंज है कि अमेरिकी आवाम घरों में कैद होने को मजबूर है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सुलगते शहर और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ भड़का ये बारूद क्या सुपर पावर को अंदर से खोखला कर चुका है? क्या होर्मुज की नाकेबंदी ने अमेरिका को पाई पाई का मोहताज बना दिया है? अमेरिका के शहरों में अचानक अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं, लाशें बिछ रही हैं, चारों तरफ चीख पुकार है। सवाल यह है कि महाबली को अंदर से दहलाने वाला ये कौन है? क्या ये ईरान है? क्या मिडल ईस्ट के दुश्मन की पहुंच अब सीधे अमेरिका की सरहद तक है, अमेरिकी सरजमी तक है? क्या ईरान के समर्थक और उसके स्लीपर सेल्स अमेरिका के अंदर कोहराम मचा रहे हैं? देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वर्ल्ड नाउ की पहली कहानी में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे ट्रंप और नेतन्याहू के टकराव के बारे में। सुपर पावर अमेरिका और उसके सबसे अजीज दोस्त इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बेशक मिडल ईस्ट के देश इससे खुश हैं, ईरान भी इससे खुश है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खुश नहीं है। ये वही नेतन्याहू है जो थोड़े दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत अच्छा नेता बता रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो ईरान जंग जीत जाते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें अगला पीएम बना देंगे इजराइल का। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर पागल और एहसान फरामोश तक कह दिया? आखिर ट्रंप को अपने परम मित्र पर इतना गुस्सा क्यों आया? ईरान के साथ कौन सी महाडील होने वाली है जो इजराइल के कदम में चुभ रही है? ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं बल्कि दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले बाब अल मंदेब को भी बंद करने की चेतावनी दे दी है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका की रही सही साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप और नेतन्याहू आधी रात में भिड़ गए और कैसे ईरान के चक्रव्यूह में फंस गए ट्रंप? और क्या अमेरिका और इजराइल के बीच खटास बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो या तो नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा या ट्रंप की कुर्सी जाएगी। दूसरी कहानी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी बुनी राजनीतिक चक्रव्यूह में, कूटनीतिक चक्रव्यूह में, लड़ाई के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुके हैं कि जिस समझौते को वो कभी अमेरिका के इतिहास की सबसे घटिया और बकवास डील बताते थे, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कंगाली छुपाने के लिए घूम फिर कर उसी डील पर आने को तैयार है। बराक ओबामा की जिस विरासत को ट्रंप ने साल 2018 में पैर की ठोकर से उड़ा दिया था, आज उसी JCPOA का पुराना ब्लूप्रिंट नए पैकेट में तैयार किया जा रहा है। यानी खत वही है, लिफाफा बदल दिया गया है। एक तरफ सीनेटर्स की बगावत है तो दूसरी तरफ ईरान के कड़े तेवर है। मिडल ईस्ट की इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड का दाव चल रहे हैं, लेकिन वहां भी उनके परम मित्रों ने हाथ खींच लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाबली को ओबामा की नीति में भलाई दिख रही है? क्या वाकई ट्रंप एक नया इतिहास लिख रहे हैं या इतिहास को अपने तरीके से लिख रहे हैं? वैश्विक महायुद्ध और आसमान छूती महंगाई के बीच ट्रंप की इस मजबूर डिप्लोमेसी की सच्चाई क्या है? क्योंकि अमेरिका की डिप्लोमेसी अब ताकतवर डिप्लोमेसी नहीं रह गई, ये एक मजबूर डिप्लोमेसी हो चुकी है। बताएंगे आपको पूरी कहानी वर्ल्ड नाउ की इस स्टोरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ डिटेल से। जंग के मैदान में ईरान ने अमेरिका का हिसाब किताब तो कर दिया है। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन क्या अब ईरान अमेरिकी सीमा के अंदर दाखिल हो चुका है? अमेरिकी सरजमी को दहला रहा है? क्योंकि अमेरिकन्स आज अपने घर में सुरक्षित नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सुरक्षित नहीं है। खबर है अमेरिका में तड़ातड़ गोलियां चली है। सबसे पहले यह खबर जान लीजिए, लेकिन इस खबर को जानने से पहले दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राहत इंदौरी की लाइनें हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। ईरान में आग लगाने वाले अमेरिका की दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति जो शायद कभी ना देखी गई हो। कहते हैं सरकार के लोग हों, मीडिया या फिर विपक्षी पार्टी, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अमेरिका का विनाश तय है, और इसका पूरा श्रेय अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का झूठा सपना दिखाने वाले मिस्टर ट्रंप को जाता है। सबसे पहले बताते हैं आपको लेटेस्ट खबर क्या है, अमेरिका से कहां अटैक हुआ है और कितने लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच ईरान की आग लग रहा है अमेरिका तक पहुंच गई है। कहते हैं अमेरिका में खलबली मची हुई है। भले ही अमेरिका तक ईरान की मिसाइलें ना पहुंची हो, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका में हमले जरूर बढ़ गए हैं। मामला है अमेरिका के आयोवा राज्य के मुस्कटीन शहर की, जहां भीषण गोलीबारी देखी गई, और इस घटना में एक संदिग्ध हमलावर ने, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, 7 अमेरिकी को मौत के घाट उतार चुका है। अभी तक की खबरों की माने तो हमलावर ने कई स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इसी इलाके में घटना हुई है। कई और अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर आ रही है। अमेरिका के आयोवा राज्य के मस्कटाइन शहर में अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनी गई। अलग अलग जगहों पर फायरिंग की आवाज आई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध व्यक्ति मशीन गन लेकर आया और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को उसने भून दिया। कहते हैं इस फायरिंग में उसी परिवार के, जहां पर यह संदिग्ध व्यक्ति था, 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह एक लोन वुल्फ अटैक है, जो पैटर्न यहां दिख रहा है। हालांकि जानकारी यह भी है कि संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। कहते हैं संदिग्ध की पहचान 52 वर्षीय रायन विलिस मैकफार्लैंड के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद यह यहां से भाग गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस ने रिवरफ्रंट ट्रेल के पास पैदल पुल के नीचे ढूंढ निकाला, और वहां पुलिस से बातचीत के दौरान मैकफार्लैंड ने खुद को गोली मार दी। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यह व्यक्ति किसके इशारे पर हमला कर रहा था, क्यों हमला करने आया था, यह सब जांच का विषय है। लेकिन पिछले 1 महीने के पैटर्न को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अमेरिका में ऐसे हमलों की बाढ़ आ गई है, जिसमें अमेरिकी एक एक करके अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि जांच जब आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को 2 और शव मिले, जिसमें एक 1509 मिल स्ट्रीट के घर में और दूसरा 808 ग्रैंड एवेन्यू स्थित एक दुकान में। दोनों ही गोली लगने से मारे गए थे। ईरान जंग के बाद अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं आम हो गई हैं। तो क्या ये ईरानी प्रॉक्सी का काम है, जो अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बात को अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ये बात अमेरिका ने स्वीकार कर ली या ईरान के साथ कनेक्शन सामने आ गया इन हमलों का, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति मुंह कहां दिखाएंगे? और इस वजह से अमेरिका के अंदर दहशत है। तो क्या ईरान अमेरिका में वाया प्रॉक्सी दहशत फैला रहा है? वैसे याद होगा आपको, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ईरान ने कहा था कि अमेरिका खुद को सेफ ना समझे, अमेरिका और व्हाइट हाउस तक ईरान के हाथ पहुंच सकते हैं। तो क्या ईरान अमेरिका में फायरिंग की घटना करवा रहा है? एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में लगभग 408 से 425 मास शूटिंग हुई, जिसमें 420 मौत हुई। लेकिन साल 2026 के पहले 5 महीने में ही 121 से ज्यादा मास शूटिंग हो चुकी है। गन वायलेंस आर्काइव के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में गोलीबारी की अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये घटनाएं खासकर स्कूल, मॉल्स और दूसरी जगहों पर विवादों में देखी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं इस साल जो घटनाएं हुई हैं, स्पेशली जब ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद किस तरह से अमेरिका में घटना बढ़ रही है। तो सवाल ये कि आखिर अमेरिका को कौन दहला रहा है? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर जो मैंने आपको अभी बताई, 1 जून अमेरिका के मुस्कटीन शहर में गोलीबारी, हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 18 मई होंडुरास में 2 जगहों पर जमकर गोलीबारी हुई। ईरान जंग के बीच सेंट्रल अमेरिका में दहशत फैल गई, 26 लोग मारे गए, 7 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। 18 मई को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मस्जिद पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। फिर अब 16 मई आ जाए, टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में फायरिंग हुई।
अंधाधुंध और रैंडम फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग की घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। 5 मई 2026 टेक्सास के कैरोल्टन में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में 2 अमेरिकी की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए। 4 मई वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में शूटिंग हुई। व्हाइट हाउस परिसर के पास गोलीबारी की घटना सामने आई। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2026 बैटन रूज मॉल में भारी गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2026 लुसियाना में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में 8 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2026 कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई। कुल 8 मास शूटिंग जनवरी में दर्ज की गई। दिसंबर 2025 अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई। रोड आइलैंड में शूटिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। अक्टूबर 2025 मिसिसिपी के हाई स्कूल होमकमिंग में कार्यक्रम में गोलीबारी हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई, 12 से अधिक घायल हो गए। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस साल स्पेशली 28 फरवरी के बाद इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा देखा गया है। अमेरिका जिस हाथ से ईरान को जलाने की कोशिश कर रहा है, उस आग की जद में अमेरिका खुद भी झुलस रहा है। अमेरिका ने कई देशों में आग लगाई, अशांति फैलाई। आज अमेरिका में वही हो रहा है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाए। जो जैसा करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका में इस तरह की घटनाएं आम हो रही। सेंट्रल अमेरिका में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं, जबकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से ऐसी घटनाएं आम हो गई। और ये तो आम लोगों पर हमले की बात है। 2 बार 3 बार तो डोनाल्ड ट्रंप पर अटेम्प्ट हो चुका है। एक बार मारे लोगों में जो उनका विला है, वहां पर एक हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने मार दिया। मीडिया कर्मियों के साथ एक होटल में डोनाल्ड ट्रंप डिनर के आयोजन में पहुंचे थे, वहां पर हमला हो गया। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई। यानी सिर्फ अमेरिकन से नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति भी निशाने पर हैं। अब सवाल यह है कि 2026 में, खास करके तब जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई और वेनेजुएला से मादुरो की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कैसे ये घटनाएं बढ़ गई? क्या यह महज संयोग हो सकता है? मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि क्या यह संयोग है। 2026 में मास शूटिंग की 120 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। कुल 130 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 460 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान है कार्यस्थल, स्कूल और सार्वजनिक मनोरंजन के इलाके। अगर अमेरिका में हाल के हमलों की बात करें तो अमेरिका में बंदूक हिंसा के कारण हर साल औसतन 40,000 से अधिक लोग घायल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 1 दशक की बात करें तो 2016 से 2025 के दौरान गन वायलेंस आर्काइव के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 4 या उससे अधिक मृतकों या घायलों वाली 4,000 से अधिक सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। इन 10 सालों में 3.7 लाख से अधिक लोगों ने बंदूक हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई, जिसमें हत्या, आत्महत्या और दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। 10 सालों का ट्रंप के देश का रक्त चरित्र अगर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2016 से अगर शुरुआत करें तो 2016 में 380 सामूहिक गोलीबारी हुई, 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अगर आप 2017 आएंगे, आंकड़ा बढ़ गया। याद कीजिए, ये वही साल है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। 2017 में 346 मास शूटिंग की घटना हुई, 15,622 लोग मारे गए। 2018 में 337 घटनाएं हुई, 14,979 लोग मारे गए। 2019 में घटना बढ़कर 417 हो गई ट्रंप के रिजीम में। और ये आंकड़े 15,457 मौतें हुई गन कल्चर की वजह से। 2020 में 611, 19,482 अमेरिकन मारे गए। 2021 में 690 घटनाएं हुई, 20,950 अमेरिकन मारे गए। ये हर साल के आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको 2016 से सिलसिलेवार तरीके से। और राइज आप देख सकते हैं। सामूहिक गोलीबारी घटनाएं 647 पहुंच गई 2022 में और 20,387 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2023 में 656, 19,058 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2024 की बात करें 653 हमले हुए, 18,800 लोगों की मौत हुई। 2025 में 650 घटनाएं हुई, 19,000 लोग मारे गए। और अब 2026 में जो लेटेस्ट आंकड़े उसके मुताबिक 121 सामूहिक गोलीबारी हुई और लगभग 5,000 लोगों की मौत हुई।
जाहिर सी बात है, अमेरिका में जब जब ट्रंप रिजीम में आए, इस तरह की घटनाएं बढ़ी। और इसकी एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका में हथियारों की आसान उपलब्धता है। अमेरिका में बंदूक रखना कई राज्यों में अपेक्षाकृत आसान है। अमेरिका में लाखों नागरिकों के पास निजी हथियार है। इस कारण अक्सर छोटे विवाद भी कई बार घातक हिंसा में तब्दील हो जाते हैं। सबके पास हथियार होना भी एक खतरनाक स्थिति है अमेरिका में। कुछ हमलावरों में यह भी देखा गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन बड़े शहरों में गैंगवॉर, ड्रग तस्करी से जुड़े संघर्ष गोलीबारी का कारण बनते हैं। शिकागो, बाल्टीमोर और कुछ अन्य शहरों में जो एक बड़ा कारक ये माना जाता है। इसके अलावा कुछ हमले नस्लीय, धार्मिक या राजनीतिक नफरत से भी प्रेरित होते हैं, जिसमें मस्जिदें, चर्च, यहूदी केंद्र और विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जिसमें अमेरिका द्वारा किसी देश या संगठन को सताए जाने के बाद उनके समर्थक ही उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, अमेरिका के अंदर हाहाकार मचाते हैं। जैसे कोई ईरानी प्रॉक्सी समूह हो या ईरान के स्लीपर सेल्स हो। आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से एक बार यह बयान भी आया था कि ईरान के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने का वक्त आ चुका है। फिलहाल अमेरिका में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। अमेरिका को एक फ्रंट पर नहीं बल्कि मल्टीपल मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन यह मुसीबत तो एक तरफ है, एक और मुसीबत है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकन जो है वो दो तरफा मार खा रहे हैं। वो कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ हमलावरों के हमले हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका में महंगाई, टैरिफ पॉलिसी और दूसरी वजह से भी नफरत बढ़ रहा है। तो क्या ईरान के जंग के दौरान अमेरिका अंदरूनी आग में जल रहा है, सिविल वॉर के दायरे में आ रहा है? ईरान जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं। सेंट्रल अमेरिका की गोलीबारी और अमेरिका की घरेलू अशांति, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक ही वैश्विक उथल पुथल के अलग अलग चेहरे हैं। अमेरिका में महंगाई की भी मार है, क्योंकि होर्मुज बंद होने की वजह से अमेरिका में तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल है। महंगाई की दर बढ़ रही है। अमेरिका की जंग में जाने से जनता पर बोझ बढ़ रहा है। ये सब भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को आपस में जोड़ती हैं। उधर अमेरिका में लोग ट्रंप और उनकी नीतियों से नाराज हैं। कहते हैं जब रोटी महंगी होती है तब डर का माहौल होता है, और जब नफरत को राजनीतिक हवा मिलती है तो गोलियां चलती हैं। चाहे वो अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, महंगाई हर जगह रिकॉर्ड तोड़ रही, लोग परेशान हैं। और इसी बीच खबर आई कि अगर जून महीने पर होर्मुज बंद रह गया तो अमेरिका में ऐसी आर्थिक कंगाली आएगी कि वहां महंगाई को संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि अमेरिकी सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दें, और ये प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर सीन बन रहा है, उससे यही लग रहा है कि अमेरिकन्स अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे और कंगाली में जाने से पहले सरकार बदलेंगे। अमेरिका के अलावा कई देश में तो ऐसी स्थिति होगी कि बिजली छोड़िए, प्लेन छोड़िए, खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो सकती है। जाहिर है अमेरिका अपने घर के फ्रंट पर भी घिर गया है, और ईरान जंग की आग अमेरिका की जमीन तक पहुंच रही है, और ट्रंप की गर्दन भी उसमें फंसती नजर आ रही है। ट्रंप को अभी तक ये लग रहा है कि अगर डील जल्द नहीं हुई और होर्मुज नहीं खुला तो लोग जबरन व्हाइट हाउस में भी घुस सकते हैं, और वहां से डोनाल्ड ट्रंप को जबरन निकाला भी जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन को जो सपने दिखाए वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले ट्रंप इतिहास के सबसे बुरे दौर में फंस चुके हैं, और अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप यहां से निकल पाएंगे, या फिर ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान में डील की बात नहीं बन पाई है, लेकिन इस बीच ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद खराब हो सकती है। अमेरिका और इजराइल दोनों बेचैन हो सकते हैं, और दुनिया के कई देशों पर एनर्जी संकट आ सकता है। जो जारी है वो नहीं, उससे भी खतरनाक, उससे भी बड़ा वाला। खबर है कि बाब अल मंदेब स्ट्रीट को बंद करने की खबर जैसे ही ट्रंप तक पहुंची तो ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हड़काया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीजफायर को खत्म माना जाएगा और ईरान फिर से हमला करेगा। जैसे ये खबर ट्रंप तक पहुंची, ट्रंप ने डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
आखिर चाहते क्या हो? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो रही है? इस बातचीत को डिकोड करेंगे और खबर आपको विस्तार से बताएंगे। कहते हैं सियासत के मंच पर गहरा साया है, ईरान डील में अब नया मोड़ आया है। कल तक जो खड़े थे एक दूजे के हक में, आज उन यारों में टकराव उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दुश्मनी की खबर है और यह दुश्मनी ईरान के मुद्दे पर। ईरान की डील को लेकर दोनों में बहस हुई है। यह बहस फोन पर हुई है दोनों के बीच। कहते हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो नेतन्याहू से भी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार था? क्योंकि नेतन्याहू से जिसने जिसने दुश्मनी लिया, वे इजरायली पीएम से जिसने जिसने दुश्मनी ली, अमेरिकी इतिहास में उन सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और आपको यकीन ना हो तो आप अमेरिका की राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। जिस जिस राष्ट्रपति ने इजराइल से संबंध बिगाड़े, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिजल्ट की परवाह किए बगैर नेतन्याहू से पंगा ले लिया? आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। अमेरिका और ईरान में डील बीते 1-2 महीने से चल रही है। 2 बार पाकिस्तान में बात हुई, फिर ओमान के मस्कट में बातचीत हुई, फिर कतर में बातचीत हुई, लेकिन अभी तक अमेरिका और ईरान में डील पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सिपहसालार रोजाकर ये कहते हैं कि बस चंद घंटों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन वो चंद घंटे अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं डील फंसी हुई है और दोनों की ऐसे शर्तें हैं जो दोनों मानने को तैयार नहीं है। तो ये डील किन किन बिंदुओं पर है, कहां कहां बातचीत चल रही है, कहां कहां प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लीजिए। ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा और परमाणु कार्यक्रम रोकना होगा। ईरान की शर्त है विदेश में जितने भी ईरानी संपत्ति फ्रीज किए गए हैं सब ईरान को लौटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी है। ईरान की शर्त है कि ईरान में हर्जाना भरेगा अमेरिका, रिकंस्ट्रक्शन में फंड देगा अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी समूहों के जरिए होने वाले हमलों पर रोक लगानी होगी। ईरान की शर्त है रिकंस्ट्रक्शन में न सिर्फ पैसे देगा बल्कि रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर हमले फौरन बंद करने होंगे। ईरान की शर्त है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब ईरान के कंट्रोल में रहेगा। अमेरिका की शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आपको पूरी दुनिया के लिए खोलना होगा और मिडिल ईस्ट को धमकाना बंद करना होगा। कहते हैं ईरान चाहता है कि परमाणु मुद्दे पर बाद में बात करें और होर्मुज पर किसी तरह से अमेरिका पर कोई बात नहीं होगी। खबर तो यह भी है कि ईरान होर्मुज पर टोल ले रहा है और इसे लेकर भी ट्रंप परेशान है। एक और ओमान ने भी टोल लगाने पर सहमति दे दी है। तो ईरान पहले से ही टोल की बात कर रहा है। अब इसी बीच कतर ने भी टोल सिस्टम पर सहमति दे दी। तो हुआ क्या? धीरे धीरे ये देश अमेरिका से बिछड़ रहे हैं, अमेरिका से अलग हो रहे हैं, अपना पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। कतर ने कहा कि ईरान को परमानेंट टोल वसूलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर टेम्पररी फीस ईरान टोल लेता है तो इसके लिए सहमति दे सकते हैं। इस राशि से ईरान अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और इसके अलावा होर्मुज में लगाए गए माइंस को भी हटा सकेगा। इस बीच खबर यह है कि ईरान ने धमकी दी है कि अब वो होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद करने जा रहा है। और यही है असली कहानी। यही असली कहानी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भसड़ क्यों हुई। क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि लेबनान पर अगर हमले नहीं रुके तो एक तो सीजफायर खत्म होगा और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी हम बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, अमेरिका पर इसका असर होगा। और अमेरिका आज की तारीख में ऐसा कोई भी संकट दोबारा उत्पन्न नहीं करना चाहता। और यही नहीं, अमेरिका के मित्र देश जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है और होर्मुज स्ट्रेट के साथ इसका असर विश्व पर दिख सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को बंद करने का भी फैसला लिया।
इस तरह के दावे ईरानी मीडिया न्यूज एजेंसी तस्मीन की रिपोर्ट में किए गए। और यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, जबकि सीजफायर के दरमियान अमेरिका ने कहा था कि लेबनान पर भी हमले होंगे, लेबनान पर हमले बंद होंगे। बाब अल मंदेब स्ट्रेट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक एंट्री पॉइंट है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच है। यह तस्वीर हमने एआई से जनरेट की है। जरा आप देखिए कि बाब अल मंदेब किस तरह का सकरा इलाका है जहां से दुनिया में 12% तेल गुजरता है या तेल पहुंचता है। तो एक तरफ लगभग 20 से 22% तेल जो होर्मुज की खाड़ी में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब वाला इलाका जहां 12 से 15% तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 35 से 40% तेल पूरी दुनिया का ब्लॉक हो जाएगा। और जब अमेरिका सिर्फ 22-20% तेल ब्लॉक होने की वजह से इतना परेशान है, आप अनुमान लगाइए कि अगर अदन की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला मंदेब स्ट्रेट बंद हो जाए, जो कि आगे जाकर सुएज नहर से जोड़ता है और यूरोप तक जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं किस तरह से ईरान दोनों आर्थिक रास्ते को बंद करने जा रहा है। ये देखिए, अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर देखेंगे ये है मंदेब स्ट्रेट। ऊपर आप देख रहे हैं लाल सागर के बीच, ऊपर आप सुएज नहर देख, सुएज कनाल देख रहे हैं। अगर इस स्ट्रेट को बंद किया, अदन की खाड़ी में आने वाला ये जो इलाका है, जो यमन का इलाका है, और यमन में जो हूथी विद्रोही हैं वो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, तो यहां से निकलने वाला तेल जो अरब सागर में आता है अदन की खाड़ी से होते हुआ, वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां इस इलाके को पहले ही होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर रखा है। जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए कि ये 2 चोक पॉइंट जो बन रहे हैं, एक तो ऑलरेडी बंद है और दूसरा जब बंद हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे ही ईरान ने मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए, उनके हाथ पांव फूल गए। कहा गया कि हूथी अब मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। मंदेब स्ट्रेट के बारे में एक बार आप खूबी जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि असली भसड़ क्यों हुई है नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में। तो ये हमने नक्शा लगाया हुआ है मंदेब स्ट्रेट का। लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है और सुएज कनाल से भी कनेक्ट करता है मंदेब स्ट्रेट। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है। करीब 20 मील चौड़ा है और लगभग 70 मील लंबा यह रास्ता है। अगर आप यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच देखें तो शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इसको छेड़ा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी छिड़ सकती है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं मंदेब स्ट्रेट से। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण हिस्से से आना होगा, जो कि बहुत लंबा रूट है। कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और कीमत प्रभावित हो जाएगी। ये प्रॉब्लम, और इसके वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम बढ़ेगी तेल, एलएनजी के सप्लाई पर। और इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में हाहाकार मच जाएगा। जो प्रॉब्लम अभी एक्चुअली में बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। विश्व के व्यापार रास्तों के बारे में भी जान लीजिए। पहला रास्ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, सुएज कनाल और बाब अल मंदेब से होता हुआ जाता है। इससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का रास्ता छोटा हो जाता है। लगभग 7,000 से 8,900 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। यूरोप और एशिया के बीच यात्रा में लगभग 10 से 14 दिन का वक्त कम हो जाता है। इस रूट से लगभग 12% से व्यापार गुजरता है, समुद्री व्यापार,
और 30% कंटेनर ट्रैफिक कच्चे तेल, एलएनजी और दूसरे कंटेनर सामान का होता है। जबकि वैश्विक व्यापार का दूसरा रूट लंबा है, और लंबा है तो महंगा भी है, जो कि दक्षिण शोर पर है अफ्रीका के, और केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है। स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले बहुत लंबा है। स्वेज की तुलना में 42% अधिक दूरी तय करनी होती है। समुद्री लुटेरों का भी खतरा है, हूथी लड़ाकों से खतरा है। लंबा रास्ता होने की वजह से ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होती है, महंगाई की चपेट में यह रास्ता होता है, और लंबा रास्ता होने की वजह से ज्यादा समय और इसके साथ साथ समुद्री तूफान का खतरा। कहते हैं जैसे ही बाल अब मंदेब की बंद करने की खबर कहते हैं जैसे ही ये खबर बाब अल मंदेब को बंद करने वाली ट्रंप तक पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में नेतन्याहू को कॉल मिलाया गया, क्योंकि ईरान चाहता था कि लेबनान पर जो हमले इजराइल कर रहा है वो फौरन बंद करे। क्यों बंद करे? क्योंकि लेबनान अमेरिका और ईरान के सीजफायर का हिस्सा है। लेकिन सीजफायर के बीच में ही इजरायली सेना लगातार बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर रही है और लगातार हवाई हमले भी कर रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी रखे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नेताओं को फोन मिला दिया कि भाई जब सीजफायर में लेबनान है तो हमले क्यों कर रहे हैं आप। आधे घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़े सैन्य हमले से रोक दिया है। ट्रंप के मुताबिक उनकी अपील के बाद नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को वापस लौटने का निर्देश दिया है, लेकिन जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक लेबनान पर हमले अभी भी जारी हैं। जी हां, कहते हैं ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर बहुत नाराजगी जताई। एक्सियोस मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और उन पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया। रिपोर्ट की माने तो लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल कार्रवाई जारी रही तो वो सीजफायर को खत्म मानेगा और अमेरिका के साथ जंग की शुरुआत कर देगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हो गए और नेतन्याहू को फोन कर पागल तक कह दिया। कहा, आर यू क्रेजी? क्या आप पागल हैं जो आप इस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं जबकि लेबनान सीजफायर का हिस्सा है? ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हड़काया। कहा, तुम पागल हो गए, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इजराइल से भी नाराज है। मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने दावा किया है कि नेतन्याहू से फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब हर कोई तुमसे नफरत कर रहा है, तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी वजह से आज हर कोई इजराइल से नफरत करने लगा है। जैसे ये बात मीडिया में लीक हुई तो अमेरिका ने मीडिया को भी एक नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने की प्रक्रिया से यह तो कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को वाकई हड़काया है, और यह कंफर्म है। खबर है कि ट्रंप को यह लगा कि अगर ईरान वार्ता से भाग गया तो अमेरिका को आगे बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बहुत मार खा चुका है और बहुत लॉस झेल चुका है। और अब ईरान ने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका में ऐसी महंगाई भड़केगी जिसे कभी काबू ही नहीं किया जा सकेगा। विश्व में अमेरिका की छवि और खराब होगी। अगर जंग भड़की तो फिर अमेरिकी विमानों और जहाजों को नुकसान होगा और आने वाले समय में चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया और जो मन में आया जमकर खरी खोटी सुना दी। हालांकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन हम सभी डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी दावा कर सकते हैं और किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं। और यकीन ना हो तो वोल्दिमिर जेलेंस्की
कि व्हाइट हाउस में मुलाकात वाली तस्वीर आप देख लीजिएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने किस तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति को जलील किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में क्या दुश्मनी जैसी स्थिति हो गई है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप लेबनान पर इजरायली हमले से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था इजरायल से कि आप सीजफायर के बाद लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने बात नहीं मानी। दूसरी वजह है कि खतरे में अमेरिका ईरान वार्ता भी है इस हमले की वजह से, क्योंकि ईरान ने कहा कि सीजफायर तोड़ देंगे अगर यह हमला नहीं रुका। ईरान के साथ डील चाहते हैं किसी भी हालत में ट्रंप, क्योंकि ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। इधर बेरूत पर आईडीएफ हमले से भी ईरान भड़का हुआ है। ईरान की शर्त शांति नहीं तो डील नहीं। ईरान की शर्त का ट्रंप पर बहुत दबाव है, डील का बहुत दबाव है। आपको याद होगा मार्को रूबियो इंडिया आए हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे, और इस बात को एक हफ्ते हो गए, लेकिन वो घंटा अभी तक नहीं आया। कहते हैं दबाव की वजह से ट्रंप मानसिक तौर पर बहुत प्रेशर में हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि ट्रंप की डील मेकर की छवि को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो खुद को डील मेकर बताते हैं। और अगर वो खुद को डील मेकर बताते हैं तो फिर वो खुद ईरान से डील क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लहजे में इजरायली पीएम से बात की है, कहते हैं इजरायली पीएम को भी बात बुरी लग गई है। इजरायल ने फिर से लेबनान में सैन्य एक्शन शुरू कर दिया, यानी कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को बेंजामिन नेतन्याहू ने ठेंगा दिखा दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती अब खतरे में पड़ती दिख रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसका नतीजा जानते हैं। जिस भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल से पंगा लिया, उसकी कुर्सी गई, और ट्रंप भी उसी रास्ते में है। तो क्या मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप का सफाया हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप 4 साल कुर्सी पर तो रहेंगे, लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस में उनके पावर छिन सकते अगर वो हार गए। 2027 में इजराइल में भी आम चुनाव है, और इस साल के अंत में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। देखना होगा दोनों में डील हो पाती है, बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप में दोस्ती हो पाती है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को तवज्जो देते हैं या फिर ठेंगा दिखाते हैं? और अगर यह हुआ, जो कि जिसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानने वाले हैं, तो फिर अमेरिका इजराइल का क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में रिजीम चेंज करके वहां पर सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका करेगा, और हम ईरान से बहुत अच्छी डील करेंगे। और आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ने बराक ओबामा की जो डील हुई थी ईरान से, जिसे JCPOA कहते हैं, उस डील को फाड़ दिया था। और अब सुनने में यह आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से बराक ओबामा के रास्ते निकल गए हैं और उसी डील को दोबारा अमल में लाना चाहते हैं। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान परमाणु समझौते को कभी अमेरिका की सबसे खराब डील बताते थे, आज उसी मॉडल जैसी व्यवस्था उनकी नई ईरान नीति का आधार बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते में कई ऐसी शर्तें शामिल हैं जो 2015 के JCPOA से मिलते हैं। यही वजह है कि ट्रंप की विदेश नीति पर नए सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नई डील पुराने समझौते से बहुत अलग नहीं हुई तो फिर इतना सब करने का क्या मतलब था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की जान गई, बिलियंस ऑफ डॉलर फूंके गए, तगड़ी तैयारी की गई, इंटरसेप्टर्स खत्म कर दिए गए। सिर्फ एक डील फाड़ने की कीमत चुकाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसे राजनीतिक जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन यह मुश्किल होगा। इस बीच होर्मुज सैंक्शंस में राहत और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे वार्ता के केंद्र में आ चुके हैं। अमेरिकी राजनीति में शायद ही ऐसा कोई मुद्दा रहा हो जिस पर ट्रंप ने बराक ओबामा की तीखी आलोचना की हो, जितनी
2015 की ईरान परमाणु डील को लेकर की थी। ट्रंप ने उस समय जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि JCPOA को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब डील बताया। 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इसी समझौते से अमेरिका को बाहर निकालकर अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में शामिल किया था। लेकिन आज की तारीख यह है कि जिस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़ कर फेंक दिया था, वही डील अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग से निकलने का रास्ता बनता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि ईरान के साथ नए समझौते की कोशिश में ट्रंप को उसी मॉडल का सहारा लेना पड़ सकता है जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने नकारा, नाकाम और खतरनाक बताया। यही वजह है कि अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वास्तव में नई और मजबूत डील बना रहे हैं या फिर पुरानी डील को नए लिफाफे में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ चल रही मौजूदा बातचीत के कई बिंदु सीधे तौर पर JCPOA की याद दिलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में युद्धविराम बढ़ाने, होर्मुज को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने जैसी शर्तें शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन न करे और कभी परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे। हालांकि तेहरान इस मांग को सिरे से खारिज कर रहा है और कह रहा है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अपने ही पुराने बयानों से पैदा हुई राजनीतिक मुश्किल भी है। तो क्या डील किया था ओबामा ने ईरान के साथ, जिसे JCPOA का नाम दिया गया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर गरियाते रहे, कोसते रहे। आइए जानते हैं। ओबामा की डील जो ईरान के साथ हुई थी उसको JCPOA नाम दिया गया था और ट्रंप इसकी आलोचना करते रहे। समझौते के तहत 2015 में अमेरिका ने तेहरान को अरबों डॉलर की राहत दी। ट्रंप का दावा, समझौते के बदले अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं मिला। ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को JCPOA से बाहर निकाल लिया था और ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया। 2015 की डील के तहत ईरान केवल 3.67% यूरेनियम एनरिच कर सकता था। समझौते के मुताबिक यूरेनियम भंडार की सीमा 300 किलोग्राम तक तय की गई थी। आज ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है और 440 किलोग्राम की मात्रा में मौजूद है। और इतना संवर्धित यूरेनियम हथियार ग्रेड के बहुत करीब माना जाता है और हथियार बना ना पाए तो इतने एनरिच्ड यूरेनियम से 60% से एक डर्टी बम तो बना ही सकता है ईरान। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने ईरान के साथ JCPOA पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और बदले में उस पर लगे आर्थिक सैंक्शन को हटाना। इस डील के तहत ईरान ने अपने अधिकांश सेंट्रीफ्यूज हटाने, यूरेनियम संवर्धन सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को व्यापक निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई थी। यानी बराक ओबामा ने वो डील क्रैक कर लिया था जो ईरान और अमेरिका के रिश्ते को बेहतर कर सकती थी। लेकिन इसके बदले अमेरिका और यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रतिबंध ईरान से हटाए थे। लेकिन फिर एंट्री होती है मिस्टर ट्रंप की। और मिस्टर ट्रंप जब आते हैं तो वो JCPOA को खत्म कर देते हैं, यानी कि ईरान से समझौता खत्म। और अब जब फंसे हुए हैं तो फिर से नए समझौते की बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं और खबर है कि दोनों में सहमति नहीं बन पाई है। चलिए जानते हैं ट्रंप की डील क्या है और ओबामा की डील से कैसे अलग है। ट्रंप की नई डील काफी हद तक JCPOA से मिलती जुलती है। ट्रंप इसे ओबामा की डील से बेहतर साबित करने में हमेशा से लगे रहे। JCPOA को खत्म करना ट्रंप की सबसे बड़ी पहचान रही है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन एक नए समझौते पर काम कर रहा है, 60 दिन का युद्ध विराम, होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए काम और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत। यानी जिस JCPOA को पानी पी पी कर डोनाल्ड ट्रंप गाली देते रहे, आज वैसा ही एक दूसरा मॉडल खुद लेकर तैयार है और ईरान से कह रहे हैं आप हमारे साथ डील कर लो, हम आपकी संपत्ति जो फ्रीज है उसको भी रिलीज करेंगे, हम आपके यहां रिकंस्ट्रक्शन फंड भी रिलीज करेंगे
और हम आपके यहां चीजें भी दोबारा बना के देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, इसका जवाब है कुछ भी नहीं, अलबत्ता इमेज और जेब दोनों पर अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति को भयंकर नुकसान हो गया। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए 24/7 अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।